नमस्कार, दी अर्थ न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं अमित अजरावत और वक्त हो चला है द बिग क्वेश्चन का। क्या महबूबा मुफ्ती सत्ता से बाहर होते ही उन्होंने गुज्जर समुदाय हो या जम्मू में जितने भी मुस्लिम लोग रह रहे हों उनका ठेका ले लिया है? जी हाँ, क्योंकि ये हम इसलिए बोल रहे हैं, महबूबा मुफ्ती को जब से सत्ता गई है हाथ से, उनको ज़्यादा लग रहा है कि जम्मू में जो गुज्जर लोग हैं या मुस्लिम लोग हैं वो एक तरह से असुरक्षित हैं, जो कि एक तरह से साफ जाहिर होता है कि महबूबा मुफ्ती सिर्फ और सिर्फ एक अपना एजेंडा सेट कर रही हैं और अपना एक वोट बैंक जो है उसे बना रही हैं, उसे एक मजबूत करने की जो कोशिश है उनकी वो कर रही हैं। इसके साथ साथ ही महबूबा मुफ्ती ने एकजुट जम्मू पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा है कि ये एक ऐसा संगठन है जो इस नहीं चाहता कि जम्मू में जो गुज्जर समुदाय है ये रहे। अब इन्हीं कुछ सवालों पर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं अंकुर शर्मा जी, चेयरमैन हैं और वरिष्ठ वकील हैं। आप अच्छे से जानते हैं इनको। अंकुर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ आज इस प्रोग्राम में। सर, सवाल पहला मेरा यही है कि क्या महबूबा मुफ्ती अब अपना एक एजेंडा सेट कर रही हैं, क्योंकि सत्ता से बाहर होते ही उनको लग गया कि गुज्जर जो हैं वो असुरक्षित है? देखिए, बिल्कुल ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी एंड प्रॉबेबली महबूबा मुफ्ती हैज़ फाउंड आउट अ चैलेंज इन जम्मू। महबूबा मुफ्ती सरकार में रहते हुए भी डेमोग्राफिक इन्वेजन, डेमोग्राफिक चेंज जम्मू प्रोविंस में जिसकी बात हम कर रहे हैं, उस एजेंडा को स्पीयर हेड कर रही थी। हमने कैटेगोरिकली कुछ एग्जीक्यूटिव इंटरवेंशंस जो उसके लेवल पे हुई उनको एक्सपोज करके ये साबित किया कि यहाँ पे जम्मू में डेमोग्राफिक इन्वेजन का प्रोसेस स्टेट स्पॉन्सर्ड है। सरकार से बाहर आके जो और हथकंडे हैं उन्हें अपना के किस तरीके से जम्मू में कम्युनल डिसहार्मनी क्रिएट की जाए, कम्युनल डिस्कॉर्ड क्रिएट किया जाए, इसीलिए शायद मुस्लिम वर्ग के कुछ लोगों को आइडेंटिफाई करके उन्हें पिच करने की कोशिश कर रही है जम्मू के लोगों के खिलाफ। उसमें एकजुट जम्मू का उन्होंने नाम लिया। लेकिन देखिए, ये ट्रिविलाइज करने वाली बात होगी कि हम गुज्जर बकरवालों के बारे में बात कर रहे हैं और उनसे उन्हें एकजुट जम्मू के कुछ कहने से या कुछ उनकी एक्टिविटीज़ से खतरा है। हम जम्मू कश्मीर में गुज्जर बकरवाल या इस्लाम या मुसलमान इसका विरोध नहीं कर रहे। हम जम्मू कश्मीर में इस्लामिक स्टेट, मुस्लिम स्टेट जो एक थियोक्रेसी है, थियोलॉजिकल स्टेट है, उसका विरोध कर रहे हैं। जिस तरीके से भारत एक सेक्युलर स्टेट है, भारत इंडियन यूनियन में जो 28 स्टेट्स हैं वहाँ पे एक सेक्युलर निज़ाम है, इसलिए उन्हें भी वहाँ पे एक सेक्युलर स्टेट का दर्जा हासिल है। इसी तरीके से हमारा ये कहना है कि जम्मू कश्मीर में संवैधानिक अनुच्छेदों का प्रयोग करके और फिर पॉलिसी के लेवल पे पॉलिसी इंट्रोड्यूस करके एक थियोक्रेटिक स्टेट क्रिएट की गई है। अब उस मुस्लिम स्टेट को जो हम अपोज कर रहे हैं वो सेक्युलरिज्म के इंटरेस्ट में अपोज कर रहे हैं। अब हम महबूबा मुफ्ती का ये कहना कि दे आर स्पीकिंग आउट अगेंस्ट मुस्लिम्स, दे आर स्पीकिंग आउट अगेंस्ट गुज्जर्स एंड बकरवाल्स, एक उनकी इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी भी देखिए दिखाता है और दूसरा उनकी मंशा साफ करता है कि किस तरीके से वो कम्युनिटीज़ को आपस में लड़ा के अपने कम्युनल एजेंडा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जी, क्योंकि इसमें ये चीज़ इसलिए भी लगती है क्योंकि जिस तरह से सरकार टूटी उसके बाद लगातार उनके एक के बाद एक जो वरिष्ठ नेता थे, जो कद्दावर नेता थे पार्टी के, वो छोड़कर चले गए। अब जिस तरह से बशारत बुखारी की बात कर लीजिए या अल्ताफ़ बुखारी की बात कर लीजिए, वो भी पार्टी से बाहर हो चुके हैं और हो सकता है वो नया संगठन बनाए या जो भी भविष्य में करें। लेकिन कहीं ना कहीं अब महबूबा मुफ्ती को ये भी लग रहा होगा कि कश्मीर तो हाथ से चला गया और जम्मू में अब इस तरह की फूट डाली जाए। लगता है आपको ये? देखिए, ये एक एंगल हो सकता है पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आपको महबूबा मुफ्ती की एक चीज़ के लिए तारीफ़ करनी पड़ेगी कि सरकार में रहते हुए भी उसने इस्लामी हेजेमनिक एजेंडा आगे बढ़ाया और सरकार से बाहर भी रह के वो इसी एजेंडा को आगे बढ़ा रही है। अपनी आइडियोलॉजी पे वो डटी है, अपनी आइडियोलॉजी को इम्प्लीमेंट और लोगों के बीच में जो प्रचार प्रसार बहुत धड़ल्ले से कर रही है। एकजुट जम्मू का नाम वाकई में इसलिए आया क्योंकि सरकार में रहते हुए एकजुट जम्मू ने ही कोर्ट्स के माध्यम से और पब्लिक में जाके इसके एजेंडा को डिफीट किया था। रोशनी एक्ट हम ही ने ख़त्म करवाया, 14 फरवरी 2018 का ऑर्डर हम ही ने पब्लिक में लाया और उसके ऊपर एक तरीके की रोक लगी। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में 2 साल केस लड़के जो मुस्लिम्स को माइनॉरिटी के नाम पे यहाँ बेनिफिट्स दिए जा रहे थे, वो सुप्रीम कोर्ट में हमने केस जीता। तो कहीं ना कहीं जो कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स से या लेजिस्लेटिव मीन्स से या चीफ मिनिस्टर की कुर्सी का मिसयूज़ करके, अब्यूज़ करके वो अपने एजेंडा को आगे बढ़ा रही थी, उसे हमने रोका और इसी से क्षुब्ध होके और फिर हम पब्लिक में भी गए। प्रॉबेबली महबूबा मुफ्ती ने आइडेंटिफाई किया एकजुट जम्मू को और
हम पे हमला बोला, लेकिन उसका जवाब आपने देखा पिछले लास्ट डे ही हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया था, और उसमें जो तथ्य हमने महबूबा मुफ्ती के बारे में रखे थे और जो कन्फ्यूजन और जो कम्युनल डिसहार्मनी क्रिएट करने के लिए उसकी जो स्टेटमेंट्स थी उसका जो काउंटर दिया था, वो आज न्यूज़पेपर्स में भी है, पब्लिक डोमेन में भी है। एक चीज़ हम भी हमारे दर्शकों को भी हम ये बताना चाहेंगे, जिस तरह से महबूबा मुफ्ती का ये भी एक बयान था, उन्होंने कहा कि एनक्रोचमेंट के ज़रिए गुज्जर लोग जो हैं उन्हें हटाया जा रहा है, लेकिन महबूबा मुफ्ती जी को थोड़ा सा खंगाल लेना चाहिए कि किस तरह की कार्रवाई कहाँ कहाँ पर हुई है। एनक्रोचमेंट ड्राइव एक तरह से अतिक्रमण जो के खिलाफ जो एक ड्राइव चली थी, वो ना कि सिर्फ गुज्जर समुदाय के लोगों पर चली थी, वो हिंदू लोगों पर भी चली थी, और क्योंकि वो इसलिए चली थी जो अतिक्रमण करेगा उसी पर ये ड्राइव चलेगी। अंकुर जी, आप बेहतर इस चीज़ को जानते हो कि एनक्रोचमेंट जो करेगा, कानून तो यही कहता है हर किसी को अवैध कब्जे से हटाया जाए। अगर कानून की हम बात करें तो कठुआ की अगर हम बात करें, पूर्व मंत्री को अगर डीसी के आदेश के ऊपर उसकी जगह पर अगर तोड़फोड़ की जा सकती है या उसका कब्जा जो है वो हटाया जा सकता है, तो फिर ये तो इसको तो कहना एक बेमानी सी बात है। इसको तो हम यही कहेंगे कि एक तरह से सांप्रदायिकता रंग देने की जो बात है वो की जा रही है। ऑब्वियसली देखिए, उनका एजेंडा सांप्रदायिक है, उनका एजेंडा इस्लामिक हेजिमनी प्रिवेल करवाना ये है। जम्मू में धर्म के नाम पे लोगों को मोबिलाइज करके अपनी तरफ कंसोलिडेट करने की कोशिश करना ये है। और देखिए, इल्ज़ाम लगाएंगी हमारे पे। आप देखिए, आप जानते हैं हाई कोर्ट में स्वयं मेरी पिटिशन में मैंने स्वयं केस पे बहस करके 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट्स के डिप्टी कमिश्नर्स को ऑर्डर्स करवाए हैं कि जो भी लोग इलीगल एनक्रोचर्स हैं 22 लाख कनाल या 20 लाख कनाल ज़मीन पे, उन्हें आप एविक्ट करिए। उसमें किसी धर्म विशेष को आइडेंटिफाई करके उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश नहीं की गई है। उसमें क्लियर कट ऑर्डर्स हैं, एनक्रोचर मीन्स एनक्रोचर। लेकिन देखिए, महबूबा मुफ्ती आइडेंटिफाई करती हैं धर्म, और हम उसी आइडेंटिफिकेशन और धर्म के आधार पे दी गई उन्हें धर्म के आधार पे दिए गए बेनिफिट्स या धर्म के आधार पे सोसाइटी में डिस्कॉर्ड करने वाली जो पॉलिसीज़ हैं, उन्हें जब अपोज करते हैं तो हमें कम्युनल कहा जाता है। लेकिन ये समझना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती से पहले भी फारूक अब्दुल्ला हो, उमर अब्दुल्ला हो, गुलाम नबी आज़ाद हो, कांग्रेस हो, एनसी हो, पीडीपी हो, इन सब ने स्टेट स्पॉन्सर्ड तरीके से इन्हीं धर्म विशेष के लोगों को सरकारी ज़मीनों पर बैठा के सरकारी ज़मीनें इनके नाम की हैं। तो ये जो हमारा इल्ज़ाम है महबूबा मुफ्ती की, इस स्टेटमेंट से वैलिडेट होता है, एंडोर्स होता है और पक्का पाया जाता है। आपको याद होगा कि रोशनी एक्ट जब हमने ख़त्म करवाया, जब गवर्नर को मजबूर किया कि हाई कोर्ट से ऑर्डर करवा के कि वो रोशनी एक्ट को ख़त्म करे, तो महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इससे मुस्लिम्स को, गुज्जर्स और बकरवाल्स का उन्होंने हवाला दिया, इस रोशनी एक्ट के ख़त्म होने से उन्हें नुकसान होगा। तो इसका मतलब क्लियरली ये है कि आपने स्टेट लैंड्स का जो आवंटन था, जो स्टेट लैंड पे जो प्रॉपराइटरी राइट्स आपने देने थे, मालिकाना हक देने थे, महबूबा मुफ्ती के दृष्टिकोण से वो केवल मुसलमानों को मिलने थे या गुज्जर्स और बकरवाल्स को मिलने थे। तो देखिए, धर्म के आधार पे जब आप स्टेट लैंड्स की बंदर बांट करेंगे और कानून की सेलेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, तो ऑब्वियसली आप कम्यूनल हैं और आप एक कम्यूनल एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं, जिसे हम एक इस्लामोफासिस्ट और इस्लामिक हेजिमनिक एजेंडा का नाम देते हैं। अब इस एजेंडा के खिलाफ बोलना सेक्युलरिज्म है, लेकिन फिर यहाँ के कुछ लोग भी और कश्मीर वैली से तो ऑब्वियसली हमारे पे ये कई हमले हो चुके, वो ये बिलीव करवाने की कोशिश करते हैं कि इस्लामिक कम्युनलिज्म या इस्लामिक हेजिमनी के एजेंडा को अपोज करना शायद सेक्युलरिज्म नहीं है, कम्युनलिज्म है। कायदे से किसी भी तरीके की कम्युनलिज्म को आप अपोज करें, आप सेक्युलर हैं। आप इस्लामिक कम्युनलिज्म को अपोज कर रहे हैं, आप सेक्युलर हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस तरीके का प्रपंच ये रचाते हैं और इस तरीके का प्रोपेगेंडा या समाज में फैलाने की कोशिश करते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि ये सक्सीड हो पाते हैं। और गुज्जर और बकरवाल समुदाय के लोग भी ये समझते हैं कि उन्हें इस्तेमाल किया जा रहा था ताकि उस कम्युनिटी को, यहाँ की लोकल कम्युनिटी जिसके साथ कम्युनल हार्मनी की एक हिस्ट्री है गुज्जर बकरवाल्स की, यहाँ के एबोरिजिनल्स के साथ, उसे ख़राब किया जाए। तो गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग भी ये समझ रहे हैं और गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोगों को भी ये समझना पड़ेगा कि गैर कानूनी ढंग से केवल आपके समुदाय के लिए अगर महबूबा मुफ्ती या उमर अब्दुल्ला या फारूक अब्दुल्ला आपको ऐसे बेनिफिट्स का लालच दे जिससे यहाँ की जनता को नुकसान हो या यहाँ की जनता आतंकित फील करे, तो ऑब्वियसली गुजर बकरवाल समुदाय के लोगों की ये जिम्मेवारी बनती है, उनके लीडर्स की जिम्मेवारी बनती है कि सामने आके उन चीज़ों को अपोज करें। वही है ना, देखिए जिस तरह से रसाना में काफ़ी एक जो मामला सामने आया था, काफ़ी विवाद हुए, उस पर काफ़ी सियासत भी हुई, कई नेता कई लोग ऐसे थे जिन्होंने अवार्ड ले लिए उस मसले पर आवाज़ उठाकर या एक तरह से अपनी सियासत करके, या कई अपने समाज सेवी बन गए, बड़े बड़े नेता बन गए। लेकिन अब वही बच्ची के माता पिता आज वहीं रसाना में रह रहे हैं,
तो क्या मतलब यही एक चीज़ है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक तरह से अपना एक एजेंडा जो है अब जम्मू को ये चाहती हैं कि एक तरह से जम्मू को बांटा जाए, किसी भी तरह इस कम्युनिटी को है इसको भड़काया जाए और जम्मू के अगेंस्ट किया जाए। देखिए, रसाना के मामले में इनकी कोशिश ये थी कि इस क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन को इस्तेमाल करके ग्लोबल लेवल पे आप डेफेमेशन कैंपेन चलाइए जम्मू के लोगों के खिलाफ जी। यहाँ की संस्कृति, यहाँ का कल्चर, यहाँ की लोकल डेटीज़, यहाँ के कुलदेवता, इनके खिलाफ इनका ग्लोबल डेफेमेशन कैंपेन चलाइए। और जिसको आपने देखा भी कि इस्तांबुल हो, अमेरिका हो, यूएन हो, हॉलीवुड की एक्ट्रेसेस हो, बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस हो, उनको इस्तेमाल करके उन्होंने ये ग्लोबल डेफेमेशन कैंपेन चलाया। हम इसी ग्लोबल डेफेमेशन कैंपेन के खिलाफ थे, क्योंकि हम जानते थे कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन को अब्यूज़ करके इसे एक दिशा दे के ये कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे इन्वेस्टिगेशन को और डेफेमेशन कैंपेन भी चलाएंगे। अब किसी कल्चर के खिलाफ, किसी धर्म विशेष के खिलाफ आप डेफेमेशन केस चलाएं जस्ट बिकॉज यू आर अ चीफ मिनिस्टर, तो वो देखिए वो मान्य नहीं है और उससे इन्वेस्टिगेशन भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। इसीलिए हम ये कहते थे कि इसकी इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को दी जाए ताकि महबूबा मुफ्ती की ट्विन ऑब्जेक्टिव्स पूरे ना हो पाए। जी, वही है ना, वही पुलिस आज वही महबूबा मुफ्ती हैं, वही पीडीपी है और वही पुलिस है जो उस दौरान पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया था सारा मामला और आज वो सब जुडिस है मामला। तो उसी पुलिस पर अब महबूबा मुफ्ती सवाल खड़े करती हैं कि पुलिस आतंकियों के परिवारों को प्रताड़ित कर रही है कश्मीर में। तो मतलब ये साफ होता है, इससे ये भी एक चीज़ साफ होती है। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से पूर्व जो राज्यपाल रहे हैं जम्मू कश्मीर के MK सिन्हा, उन्होंने भी अपनी एक किताब में लिखा था कि PDP एक उस तरह की जमात है जो आतंकियों से बिलोंग करती है। तो यानी कि कहीं ना कहीं इसमें अब दूसरा उससे एक ये चीज़ जुड़ती है। अभी हाल ही में NIA ने एक खुलासा किया था, 2 दिन पहले की ये खबर है, जिसमें कहा गया है कि PDP के एक पूर्व MLA की गाड़ी जो अमरनाथ यात्रियों पर अटैक हुआ था उसकी गाड़ी का इस्तेमाल हुआ था। एक बार पहले भी दिल्ली में शायद ये हमला हुआ था, तब एक जो आतंकी जो गन मिली थी वो ऐसा आया था सामने कि PDP के ही MLA की गाड़ी से वो जो बंदूकें थे वो मिली थी। देखिए, इसमें मुझे ये कहना है कि महबूबा मुफ्ती टेररिस्ट्स को सन्स ऑफ द सॉइल की संज्ञा देती है। सन्स ऑफ द सॉइल आपको अंग्रेज़ी में नहीं समझना है, आपको इसको अरबिक कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि किस कॉन्सेप्ट को वो यहाँ पे अंग्रेज़ी में उसका अनुवाद करके यहाँ पे फ्लोट करने की कोशिश कर रही है। ये कॉन्सेप्ट है इब्ने बलाद। इब्ने बलाद ही सन्स ऑफ द सॉइल हैं जो जिहाद के लिए आगे जंग लड़ते हैं, देश के लिए नहीं, संविधान के लिए नहीं, डेमोक्रेसी के लिए नहीं, सेक्युलरिज्म के लिए नहीं, ह्यूमैनिटी के लिए नहीं, बल्कि जिहाद के लिए। तो देखिए, जब जिहादी कॉन्सेप्ट को वो इंट्रोड्यूस कर रही है सोसाइटी में, तो उसकी इंटेंशंस, उसका आइडियोलॉजिकल फ्रेम, उसका आगे की राजनीति करने का तरीका आपके सामने है। अनफॉर्चुनेटली हमारी एजेंसीज़ को, हमारी गवर्नमेंट्स को, हमारे डिसीजन मेकर्स को शायद इन कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क्स की जानकारी नहीं है। लेकिन आपके माध्यम से मैं ये अपील करना चाहूँगा इंतज़ामिया में बैठे उन लोगों को कि आप इनकी जांच करवाइए, आप इनकी जो टर्मिनोलॉजी है उसके ऊपर एक एक्सपर्ट कमेटी बैठा के उसे एनालाइज करिए और फिर देखिए कि किस दिशा में आपको आगे मूव करना है। लेकिन केवल ये महबूबा मुफ्ती के साथ बात खत्म नहीं होती, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस ले लीजिए, आप कांग्रेस के वो लोग ले लीजिए जो वैली से आते हैं और वैली के सेंटिमेंट्स को सपोर्ट करते हैं, आप पीपल्स कॉन्फ्रेंस ले लीजिए, आप इनफैक्ट सेपरेटिस्ट पार्टीज़ जो हैं वो ले लीजिए। ये सब ही एक ही एजेंडा को आगे परस्यू कर रही हैं। सुनिए मेरी बात, नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP ने उस एजेंडा को, जिस एजेंडा को जाकिर मूसा या ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बंदूक के दम पे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, इन्होंने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पे कब्जा करके, विधानसभा पे कब्जा करके, कानून बना के उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की कोशिश की। नहीं तो इस तरीके के कानून हमारे रियासत में नहीं पास हो सकते थे, जहाँ पे आप कह रहे हैं कि ये कानून के ज़रिए हम मुस्लिम्स को हिंदू डोमिनेटेड एरियाज़ में स्टेट लैंड दे देंगे ताकि वहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो सके। और इस तरीके का कानून भी पास नहीं हो सकता था कि मुसलमान गौ हत्या करे तो उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, मुसलमान लैंड एनक्रोचमेंट करे तो उस पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। ये इस तरीके की चीज़ें नहीं हो सकती थी। ये स्टेट एपरेटस को सबवर्ट करके, स्टेट को ही राष्ट्र के विरुद्ध करके उसे खत्म करने की जो प्रक्रिया है वो ये पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, जो एक नॉर्मल टेररिस्ट एक्ट से भी
ज़्यादा डेंजरस है। आप समझिए टेररिस्ट यहाँ पे आके 10 लोगों को मारेंगे, 20 लोगों को मारेंगे, लेकिन रोशनी एक्ट के जरिए और 14 फरवरी 2018 के ऑर्डर के जरिए अगर ये प्रॉपर इनकी इंप्लीमेंटेशन हो जाती तो आज से 10-15 साल के बाद यहाँ का कल्चर, यहाँ की सिविलाइजेशन ध्वस्त हो जानी थी। आपको जो मार्केट्स यहाँ पे दिखती हैं उनका प्रारूप चेंज हो जाना था। जिस तरीके की खुशबू आपको हलवाई की दुकान से आती है वो आना बंद हो जानी थी। जो आपके त्यौहार, आपकी फेस्टिवल्स जो हैं जो आप सेलिब्रेट करते हैं यहाँ पे, आपको सडनली दिखना था कि ये मार्केट्स उस तरीके से नहीं सज रही हैं, क्योंकि डेमोग्राफिक चेंज हो जाता और आपकी नस्ल जो है यहाँ से बर्बाद हो जाती, तबाह हो जाती। तो मुझे लगता है कि इन महबूबा मुफ्ती हो, एनसी हो, पीडीपी हो या सेपरेटिस्ट्स हो या टेररिस्ट्स हो, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये इस्लामिक हेजेमनिक एजेंडा, इस्लामोफासिज्म और 100% इस्लामाइजेशन ऑफ जम्मू, उसी एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी पर एक मेरा सवाल है, आखिरी सवाल है, क्योंकि समय हमारे पास कम है। मैं ये आखिरी एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, एक कि आपको जानकारी भी है इस बारे में, कि क्या जैसे ये लोग इस तरह के देश विरोधी जो इनकी एक्टिविटीज़ हैं, इस तरह से ये बोलते हैं, आतंकियों का समर्थन करती हैं, इस तरह के नेता जो हैं, क्या उन पर इलेक्शन कमीशन का नहीं दायित्व बनता कि इनको इलेक्शन लड़ने से ही बैन किया जाए? कुछ ऐसा प्रावधान होता है? देखिए, इलेक्शन कमीशन एक टुथलेस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उनके पास पावर्स हैं, लेकिन इस तरीके के फैसले इलेक्शन कमीशन के लेवल पे नहीं होंगे, इस तरीके के कड़े फैसले। उसका एक कारण है, क्योंकि इंडियन स्टेट ने, भारतीय स्टेट ने, दिल्ली में बैठी हुई जो स्टेट जो तंत्र है, उन्होंने 1947 के बाद ही ये प्रण ले लिया था कि जम्मू कश्मीर को हमें मुस्लिम्स के थ्रू ही चलाना है। तो जम्मू कश्मीर में हमें पावर मुस्लिम एस्टैब्लिशमेंट को सौंपनी है। इसीलिए उन्होंने आर्टिकल 35A इन्वेंट किया और चोरी से छुप के आर्टिकल 35A के जरिए जम्मू कश्मीर को भारत की सेक्युलर धरती पे एक मुस्लिम स्टेट का रूप दे दिया। आर्टिकल 35A में वो प्रोविजंस डाले जिससे एक मुस्लिम स्टेट एग्जैक्टली मुस्लिम स्टेट की तरह ऑपरेट कर सकती है डेमोक्रेटिक सेटअप में। तो जब दिल्ली के लेवल पे अंडरस्टैंडिंग ये है कि पावर यहाँ पे मुस्लिम्स के पास रहेगी और जम्मू और लद्दाख की उसमें कोई जगह नहीं है और वो इस्लामिक प्रिंसिपल्स पे स्टेट को चलाएंगे, तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से हम इनकी हरकतों को देश द्रोह और राष्ट्र के विरुद्ध की गई हरकतें देखते हैं, शायद दिल्ली में बैठे हुए पॉलिसी मेकर्स और वो पॉलिसीज़ को जो चला रहे हैं वो उन्हें ये दिखता ही नहीं है कि उन्हें वो नॉर्मल दिखता है। क्योंकि जब आपने एक धर्म के आधार पे पावर सौंपने का काम किया है तो ऑब्वियसली आपको रियलिटी नहीं दिखेगी। और यही कारण है कि जम्मू के साथ केंद्र भी जो है वो एक सौतेला व्यवहार करता है और जम्मू कभी सेंटर स्टेज में नहीं आता। तो जम्मू वालों ने अब ये डिसाइड किया है कि जम्मू वाले अपनी लड़ाई स्वयं लड़ेंगे और इस मुस्लिम इस्टेब्लिशमेंट को जो पावर दी गई है, जो पावर दे के इस्लामिक और मुस्लिम स्टेट क्रिएट की गई है, उसे ध्वस्त करने का काम करेंगे। और ईंट बाई ईंट हम इन्हें ध्वस्त कर रहे हैं। रोशनी एक्ट का खत्म होना एक कामयाबी थी, 14 फरवरी का दूसरी कामयाबी थी। अब जल्दी ही आर्टिकल 35A को जो भी एकजुट जम्मू सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहा है उसे ध्वस्त करवा के इसके पूरे फाउंडेशन को ही ध्वस्त करेगा। माइनॉरिटीज़ का केस हो गया, उसकी इम्प्लीमेंटेशन करवा के एक और इनकी दीवार जो है वो तोड़ी जाएगी। मुझे लगता है कि अब जम्मू के लोग इस चीज़ को समझ चुके हैं, इस प्रपंच को, और समझने के बाद ही इलाज होना शुरू होता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर जी तमाम बातचीत के लिए। फिलहाल अब देखना ये है कि जिस तरह का जम्मू के साथ व्यवहार हो रहा है, क्या उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में बैठी है वो भी उतनी ही जिम्मेदार मानी जाएगी, भले ही उसकी 3.5 साल गठबंधन सरकार रही। क्योंकि पिछले 70 सालों से अगर कई और सरकारें थी तो कई और नेता थे, या पीडीपी की थी या एनसी की थी या कांग्रेस की थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इस बार काफ़ी अच्छा मैंडेट मिला था और 25 सीट हासिल करके भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन किया था। लेकिन वो गठबंधन किसी भी काम का नहीं रहा। और अब देखना यह है कि अब चुनाव हालांकि कब होते हैं जो विधानसभा के ये तो अभी पता नहीं है, लेकिन जब भी होंगे, क्या अब जम्मू की जनता इस पर कुछ अपना फैसला करेगी? क्या उसे किस ओर जाना है और किस तरह से अपना एक जो हक है, जो आज तक उसके साथ जो व्यवहार जिस तरह का किया जा रहा है, उसे खत्म करवाया जाए? फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार।